आज निवेदिता का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो बाहर ही आ जाएगा। कैफेटेरिया में टेबल पर रखी कॉफ़ी अब तक ठंडी हो गई थी। निवेदिता ने कॉफ़ी मंगा तो ली थी पर उठाकर पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कई बार हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देख चुकी थी। 6 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे। यानी राजीव की पत्नी के वहाँ आने में ज़्यादा समय बाकी नहीं था। राजीव की पत्नी के बारे में सोचकर निवेदिता फीकी सी हंसी हंसती। उसे राजीव की पत्नी का नाम तक पता नहीं था और वह उसका एक फ़ोन आने पर उससे यहाँ मिलने के लिए तैयार हो गई थी। 6 बजे मिलने का टाइम तय करके 5 बजे से यहाँ बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। कभी कैफ़े के दरवाजे को तो कभी कॉफ़ी मग पर बने स्माइली को देखते जा रही थी। तभी कैफ़े का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत स्त्री ने अंदर प्रवेश किया। कुछ क्षणों तक इधर उधर देखने के बाद वह स्त्री निवेदिता की ओर आने लगी। टेबल के पास आकर रुक गई और फिर पूछा, आप निवेदिता हैं? निवेदिता कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जी हाँ, और आप? हेलो, मैं राजीव की वाइफ। हेलो, प्लीज़ बैठिए, कहकर निवेदिता ने सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा किया। थैंक्स। रितिका ने कुर्सी पर बैठकर अपना पर्स टेबल पर रख दिया और निवेदिता की ओर देखकर मुस्कुराई। मुझसे यहाँ मिलने के लिए आपका शुक्रिया। निवेदिता ने उसकी बात को अनसुना कर पूछा, आप क्या लेंगी? 1 कप कॉफ़ी। कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद कुछ पलों तक दोनों खामोश बैठी रही। निवेदिता तिरछी नज़रों से रितिका की ओर देख रही थी। उसने जैसा सोचा था, रितिका उससे बिल्कुल उलट थी। वह अच्छी खासी स्मार्ट थी और बड़े ही शांत भाव से उसके सामने बैठी थी। लेकिन वह कैफ़े में इतने सारे लोगों के सामने और करती भी क्या? उस पर चिल्लाती, लांछन लगाती कि उसने उसके पति को अपने इश्क के जाल में क्यों फंसा रखा है, या फिर उसके आगे रोती, गिड़गिड़ाती कि वह उसके पति की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाए। निवेदिता से रितिका की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह चाहती थी कि उसे जो भी कहना हो कहे और यहाँ से चली जाए। तभी कॉफ़ी आ गई। निवेदिता ने हिम्मत कर पूछ ही लिया, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? रितिका ने मुस्कुराकर कॉफ़ी का कप हाथ में उठा लिया। चलिए, आपने मुझसे ये प्रश्न तो पूछा। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि आप मेरा निरीक्षण कर चुकी हो तो आपसे बातें करना शुरू करें। निवेदिता सकपका गई। रितिका के अंदर तेज दिमाग के साथ आत्मविश्वास भी कूट कूट कर भरा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखिए, मेरे पास अधिक टाइम नहीं है। आप मुद्दे पर आइए और काम की बात कीजिए। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आपने ऑफिस से छुट्टी ली हुई है और राजीव 4 दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आजकल वे आपसे मिलना तो दूर, आपका फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। फिर आज आपके पास समय की कमी तो नहीं होनी चाहिए। खैर छोड़िए, मैं सीधे टॉपिक पर ही आ जाती हूँ। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप राजीव के साथ सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रही हैं। वह सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। वह मुझे छोड़कर तुमसे शादी नहीं करेगा। निवेदिता इसी बात की उम्मीद कर रही थी। उसे पता था कि रितिका कुछ ऐसा ही कहेगी, इसलिए वह भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। वह कम से कम इस औरत से तो हार नहीं मानने वाली थी। अतः उसने चेहरे पर आत्मविश्वास लाते हुए कहा, अच्छा, तो फिर वह आपके साथ शादीशुदा होते हुए भी मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों है? क्योंकि वह एक कमज़ोर और बेवकूफ़ व्यक्ति है जो फ़िलहाल रास्ता भटक गया है, पर लौटकर अपने ही घर आएगा। आपका वह बेवकूफ़ पति दिन में 20 बार मुझे आई लव यू कहता है, तो क्या हुआ? राजीव 24 घंटों में 50 बार मुझे वह अपने बेटे अथर्व को आई लव यू कहता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वह जल्द ही तुम्हें डाइवोर्स देकर मुझसे शादी करेगा। तुम्हारी और राजीव के रिलेशनशिप को कितना वक्त हुआ है? करीब 2 साल। तो फिर उसने अब तक अपने खोखले वादे पूरे करने की दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाया? मैं आज भी उसकी पत्नी क्यों हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम क्या कह रही हो। तुम मेरे और राजीव के रिश्ते में दरार डालना चाहती हो। तुम चाहती हो कि राजीव मुझे छोड़कर वापस तुम्हारे पास आ जाए। निवेदिता ने रितिका को घूरते हुए कहा, राजीव मुझे छोड़कर तुम्हारे पास गया ही कब था जो मुझे उसे वापस बुलाना पड़े? वह तो आज भी मेरे साथ मेरे पास ही है। तो मैं इस मुलाकात का क्या मतलब समझूं कि मेरे सामने एक बेबस पत्नी बैठी है जो मुझसे अपने पति को वापस मांगने की मिन्नतें कर रही है।
और मेरे सामने जिंदगी से हारी हुई औरत बैठी है जो इतनी हताश हो चुकी है कि किसी और के पति को उससे छीनकर सौतन कहलाने के लिए भी तैयार है। निवेदिता भड़क उठी। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुमने मुझे यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? तुम बताओ, तुम मेरे बुलाने पर यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम मेरे हाथों बेइज्जत होना चाहती हो? रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा। निवेदिता खौल उठी। फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, मैं यहाँ तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम राजीव को तलाक देने के लिए तैयार हो या नहीं? राजीव ने मुझसे तलाक मांगा ही कब? नहीं मांगा तो अब मांग लेगा। हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। सपने देखना बहुत अच्छी बात है निवेदिता, पर इतना याद रखना कि सपनों के टूटने पर कई बार तकलीफ भी बहुत होती है। किसके सपने टूटेंगे ये तो वक्त बताएगा। निवेदिता ने रितिका को घमंड भरी नजरों से देखते हुए कहा। रितिका अब भी शांत थी। उसके चेहरे पर शिकन का नामो निशान नहीं था। उसने निवेदिता की ओर देखकर पूछा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? निवेदिता की स्वीकृति देने पर उसने प्रश्न किया, तुम तलाकशुदा हो ना? मेरी निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है रितिका, निवेदिता ने गुस्से में कहा। मुझे पूरा हक है निवेदिता। तुमने मेरी निजी जिंदगी में दखल देकर मेरे पति को मुझसे छीनने की ठान रखी है। फिर तो मैं सिर्फ सवाल ही पूछ रही हूँ। निवेदिता के पास रितिका के इस तर्क की कोई काट नहीं थी। उसने मन मारकर उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारा तलाक क्यों हुआ? इस बात का मेरे और राजीव के रिश्ते से कोई संबंध नहीं है। प्लीज निवेदिता, कुछ देर के लिए कड़वाहट भुलाकर मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। संबंध का पता तुम्हें खुद ही चल जाएगा। बदले में तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो। निवेदिता रितिका के सवालों के जवाब नहीं देना चाहती थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने यहाँ आकर गलती कर दी, पर अब यहाँ आ ही गई है तो करती भी क्या? अगर वह चाहती तो यहाँ से उठकर जा सकती थी, पर ऐसा करने से वह रितिका के सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू किया। मेरे पति विवेक का किसी मोनिका नाम की लड़की के साथ अफेयर था। जब मुझे पता चला तो मैंने उनसे तलाक लेने का फैसला कर लिया। उफ, तुम्हारी शादी कितने समय तक चली थी? लगभग 2 साल। 1 साल पहले तलाक के बाद मैं मुंबई आ गई थी। मुंबई आने के बाद तुम राजीव से मिली और तुम दोनों का अफेयर शुरू हो गया। रितिका बोली, हाँ, क्या तुम्हें शुरू से पता था कि राजीव शादीशुदा है और उनका एक बेटा भी है? हाँ, मैंने उनके ऑफिस में आप तीनों की तस्वीरें देखी थी। रितिका कुछ क्षण चुप रही, फिर निवेदिता की ओर गंभीरता से देखकर पूछा, क्या तुमने कभी विवेक को वापस पाने की कोशिश नहीं की? उसे इतनी आसानी से तलाक क्यों दे दिया? निवेदिता समझ रही थी कि रितिका उसे अपनी बातों के जाल में फंसाना चाह रही है, पर उसने ये सवाल पूछकर निवेदिता को अपनी बात ऊपर रखने का बहुत अच्छा मौका दे दिया। उसने बिना वक्त गवाए उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि ऐसे आदमी के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जो किसी और से प्यार करता हो, इसलिए मैंने उसे डाइवोर्स दे दिया। तुम्हें भी राजीव को डाइवोर्स देकर आज़ाद कर देना चाहिए। स्मार्ट मूव, रितिका ने हंसते हुए कहा, पर मैं तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क है। मैं पीठ दिखा या मैदान छोड़ भागने वालों से नहीं हूँ। इस औरत पर तो किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। सोचकर निवेदिता मन ही मन खींच उठी। फिर तल्खी भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए, अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। ठीक है, पूछो। निवेदिता ने रितिका की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हारा पति मेरे साथ रिलेशनशिप में है, ये जानते हुए भी तुम यहाँ बैठकर मेरे साथ कॉफ़ी पी रही हो, ऐसा क्यों? तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो मैंने यहाँ आते ही दे दिया था। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि राजीव तुमसे शादी नहीं करेगा, और मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि राजीव तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। वो बहुत जल्दी मुझसे शादी करेगा। अगला सवाल, रितिका ने कॉफ़ी का घुट भरते हुए पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? निवेदिता को लगा कि अब मुस्कुराने की बारी उसकी है। बिल्कुल नहीं, डरता वो है जो गलत होता है। तुम अपने पति से धोखा खाकर तलाक ले चुकी हो और अब खुद दूसरी औरत बनकर राजीव की जिंदगी में पड़ी हो। अब तुम्हें दूसरी बार भी धोखा ही मिलने वाला है। डरना तो तुम्हें चाहिए निवेदिता। निवेदिता के चेहरे से मुस्कान के साथ रंग भी उड़ गया। वह दांत पीसते हुए बोली, हाउ डेयर यू? रितिका ने सीधे बैठते हुए कहा, बस इतनी बात पर तुम्हें गुस्सा आ गया?
मैं तुम पर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें सच का आईना दिखा रही हूँ। और सच तो सबको मीठा नहीं लगता है ना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगी? निवेदिता ने आंखें तरेरी। कृतिका ने हौले हंसकर कहा, तुम्हें डराने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। ये तुम भी जानती हो कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। पर क्या मैंने अभी तक तुमसे बदला लेने के लिए कुछ भी किया है? तुम पर चीखी चिल्लाई या इल्ज़ाम लगाए? अगर मैं ऐसा कुछ भी करूँ तो तुम्हें भी पता है कि कितने लोग तुम्हें गलत कहेंगे और कितने मुझे सही कहेंगे। निवेदिता चुप हो गई तो रितिका ने आगे कहना शुरू किया, मैं जब से यहाँ आई हूँ तुमने बस एक ही रट लगा रखी है, राजीव तुमसे शादी करेगा। पर कब करेगा? क्या तुम बस मुझे इतना बता सकती हो? जल्द ही। जल्द ही? कब निवेदिता? अगर राजीव मुझे तलाक ही नहीं देगा तो तुमसे शादी कैसे करेगा? कभी तुमने ये सोचा है? निवेदिता कुछ कहती उससे पहले ही रितिका फिर बोल पड़ी, राजीव ने तुमसे यही कहा होगा ना कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। मैंने उसकी ज़िंदगी नरक बना रखी है और वह बस अपने बेटे की खातिर मुझे बर्दाश्त कर रहा है। आपको ये सब कैसे पता है? निवेदिता ने हैरानी प्रकट की। तुम दिखने में तो समझदार लगती हो, जिंदगी में इतना कुछ देख चुकी हो, फिर इतना भी नहीं जानती कि राजीव जैसे आदमी इस तरह की बातों से पहले तुम जैसी लड़कियों की हमदर्दी और फिर प्यार हासिल करते हैं। अब ये मत कहना कि तुम नहीं जानती थी कि परा राजीव तुमसे झूठ बोल रहा है। जब मैं तुम्हें फेसबुक पर ढूंढकर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर सकती हूँ, तुमसे संपर्क कर सकती हूँ, तो क्या तुमने वहाँ कभी हमारे फ़ोटो नहीं देखे होंगे? अभी कुछ पहले हफ्ते ही हमारी शादी की एनिवर्सरी थी। तुमने फ़ोटोज़ में देखा होगा कि हम साथ में कितने खुश थे। क्या तुमने इस बारे में राजीव से कोई सवाल नहीं किया? राजीव ने कहा था कि तुमने उसे बिना बताए पार्टी का आयोजन किया था। उसे मजबूरी में शामिल होना पड़ा। अच्छा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि राजीव ने खुद मेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी। अगर तुम अपनी आंखों से प्यार की पट्टी हटाकर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन तस्वीरों को ध्यान से देखोगी तो शायद तुम्हें सच नज़र भी आ जाए। और यह केवल उन तस्वीरों की बात नहीं है। क्या तुमने खुद कभी ये महसूस किया कि राजीव सच में मुझे तलाक देना चाहता है? उसने तुमसे वादे तो बहुत किए, पर क्या कभी कोई वादा पूरा भी किया? तुम उसकी खातिर यहाँ मेरे सामने आकर खड़ी हो, पर राजीव कहाँ है? क्या वह भी तुम्हारे लिए दुनिया का सामना करेगा? उसने तुम्हें अपने दोस्तों या परिवार से मिलवाया? खुद तुम्हारे दोस्तों या परिवार से मिलने के लिए तैयार हुआ? वक्त रहते संभल जाओ निवेदिता, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। राजीव के वादों की तरह ही उसका प्यार भी खोखला है। निवेदिता के हाथ पांव सुन्न पड़ने लगे। रितिका की कही एक एक बात उसके दिल को छलनी करती जा रही थी। रितिका की बातें कड़वी जरूर थी, मगर कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई भी थी। उसने अपने दिमाग में एक एक बात का विश्लेषण करना शुरू किया। आज तक जब भी उसने राजीव के परिवार से मिलने की बात की या उसे अपने माता पिता से मिलवाने की, राजीव ने हर बार उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया। जब भी वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ कहीं घूमने फिरने जाता या किसी फंक्शन में शामिल होता और वह उस पर नाराज़ होती, तो उसे अपनी मजबूरी का हवाला देकर सारी बात रितिका पर डाल देता। तस्वीरों को लेकर भी उसने हजार झूठ बोले थे, जिन्हें उसने पकड़ भी लिया था, पर अपने रिश्ते में शांति बनाए रखने की खातिर चुप रही। उनकी मुलाकातें भी तो दुनिया की नज़रों से छिपकर निवेदिता के घर पर होती थी। ऑफिस में बाकी स्टाफ का तो समझ सकती थी, पर राजीव तो अपने दोस्तों के सामने भी उससे इस तरह व्यवहार करता जैसे एक सीनियर अपने जूनियर से करता है। वह जब भी उसे शादी की बात करती वह एक नया बहाना बनाकर बात टाल देता। उसने राजीव को अपना सब कुछ मान लिया, पर वह राजीव के लिए क्या थी? रितिका सही तो कह रही थी कि इस रिश्ते में राजीव ने उसे खोखले वादों के अलावा और कुछ नहीं दिया, और अब वह कुछ दिनों से उससे कटा कटा सा भी रहने लगा है। ना उससे मिलने उसके घर आता है और ना ही फ़ोन करता। वह उसे फ़ोन करके नाराज़गी जताती तो काम या सिरदर्द का बहाना बना देता। उसे तो यह बात भी एक सहकर्मी से पता चली थी कि वह 4 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। सारी बातें इसी और इशारा कर रही थी कि राजीव उससे दूर भाग रहा है। अपने मन के भीतर किसी छोटे से कोने में निवेदिता को भी इस बात का एहसास है। पहले विवेक ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की और अब राजीव ऐसे करने चला है।
निवेदिता की चुप्पी देखकर रितिका ने आगे कहा, तुम यह मत सोचना कि मैं सारा इल्ज़ाम तुम पर लगा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हुआ उसमें तुमसे कहीं अधिक दोष राजीव का है। जिस वक्त तुम मुंबई आई तुम बेहद संवेदनशील थी। ऐसे में राजीव ने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया, जिसे तुम उसका प्यार समझ बैठी। तुम्हें गहरा आघात लगा था। तुम अवसादग्रस्त थी, पर राजीव तो बिल्कुल ठीक था। वह अपने स्वार्थ की पूर्ति करता रहा, जिससे तुम उसका प्यार समझ बैठी। तुम्हें गहरा आघात लगा था। तुम अवसादग्रस्त थी, पर राजीव तो बिल्कुल ठीक था ना। वह अपने स्वार्थ की पूर्ति करता रहा। वह दोहरी जिंदगी जीता रहा, एक मेरे और अथर्व के साथ और दूसरी दुनिया से छिपकर तुम्हारे साथ। और तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारा फायदा उठाता रहा और तुम इसे उसका प्यार समझती रही। रितिका की बातें सुनकर निवेदिता की आंखें भर आई। उसने डबडबाई आंखों से रितिका की ओर देखकर सवाल किया, आपने राजीव से इस बारे में बात की होगी, उसने क्या कहा? जब मुझे तुम्हारे और राजीव के बारे में पता चला और मैंने उससे इस बारे में सवाल किया, तो उसने कहा कि तुम उसके पीछे पड़ी थी और तुम्हारी बातों में आकर बहक गया था। उसने मुझसे बार बार माफ़ी मांगी और अथर्व का वास्ता देकर कहा कि वह अब तुमसे कभी नहीं मिलेगा। उसने ट्रांसफ़र के लिए अर्जी भी दे दी है। ये सुनकर निवेदिता की आंखों से आंसू बह निकले। वह राजीव, जिसने कई हफ्तों तक उसका पीछा किया, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए इतने जतन किए, अपनी खराब व तनावपूर्ण शादीशुदा ज़िंदगी का हवाला देकर उसके दिल में अपने लिए हमदर्दी जगाई। जो कभी उसके लिए दुनिया से लड़ जाने की बातें किया करता था, आज पकड़े जाने पर कितनी आसानी से सारा दोष उसके सिर मढ़कर खुद बच निकलना जाना चाहता है। उसने सिर झुकाकर रूंधे स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूँ। मैं आपसे किस तरह माफ़ी मांगूँ। सब कुछ आईने की तरह साफ था, फिर भी मैं जानबूझकर अनजान बनी रही। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। गलत तो हम दोनों के साथ हुआ है निवेदिता। यदि मैं केवल तुम्हें दोषी मानती तो आज यहाँ बैठकर तुमसे बातें नहीं कर रही होती। सच पूछो तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। राजीव ने हम दोनों को धोखा दिया है। और रही बात माफ़ी की, तो मैं यहाँ तुम्हारी माफ़ी की उम्मीद में नहीं आई थी। मेरा मकसद केवल तुम्हें सच से रूबरू कराना था। रितिका की कही बात ने निवेदिता के दिल को और भी अधिक छलनी करके उसे आत्मग्लानि के बोझ तले दबा दिया। उसे ये सोचकर शर्म आ रही थी कि वह इस भली औरत का घर तोड़ने चली थी और यह औरत उस पर दोषारोपण करने के बजाय यहाँ बैठकर उससे सहानुभूति प्रकट कर रही है। साथ ही साथ उसने अपने आप पर भी तरस आ रहा था। उसमें अब फिर से एक बार खुद को समेटने की ताकत बाकी नहीं थी। रितिका ने उसकी हालत देखकर उसे दिलासा देने की कोशिश की। निवेदिता, तुम हिम्मत मत हारो। उस वक्त तुम जैसी मानसिक स्थिति में थी, ऐसे राजीव तो क्या, उसके जैसा कोई भी विकृत मानसिकता का पुरुष तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। गलती तुमसे भी हुई है। तुम्हें एक बार धोखा खाने के बाद भी इस तरह बिना कुछ सोचे समझे और आंख मूंद कर राजीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। पर अब उस गलती पर पछताकर या राजीव के लिए रोकर अपने वक्त और आंसू बर्बाद मत करो, बल्कि इस गलती से सबक लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है रितिका। ऐसा ना कहो निवेदिता। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में राजीव जैसे आदमी की ज़रूरत नहीं है। अपना स्तर इतना नीचे मत गिरने दो। तुम सुंदर हो, पढ़ी लिखी व स्मार्ट हो। अपना सहारा खुद बनना सीखो। आजकल तलाकशुदा होना या दूसरी शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। खुद को थोड़ा वक्त दो और यकीन करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ज़रूर आएगा जो तुम्हारे और अपने रिश्ते को नाम देगा, तुम्हें पत्नी होने का सम्मान देगा। रितिका ने निवेदिता को धैर्य बंधाते हुए कहा। रितिका की बात सुनकर निवेदिता ना चाहते हुए मुस्कुरा उठी और फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं कितना कुछ सोचकर यहाँ आई थी। मैं आपको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और आपने मुझे ही सही रास्ता दिखा दिया। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं आपको दीदी कह सकती हूँ? रितिका के मुस्कुराकर सहमति देने पर उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो दीदी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी आपके साथ वही करने जा रही थी जो कभी मोनिका ने मेरे साथ किया था। रितिका ने आगे बढ़कर निवेदिता के जुड़े हाथों को थाम कर कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है निवेदिता। बस जो मैंने कहा उस पर विचार करना।
सिर उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी में राजीव या उसके जैसे किसी भी आदमी के लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं इंदौर वापस चली जाऊंगी, अपने मम्मी पापा के पास रहकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। आज निवेदिता खुद को बेहद हल्का महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सीने से कोई बोझ उतर गया हो। वह भले ही अपने मुंह से खुद को सही कहती आई हो, पर उसके मन में बैठा चोर तो ये जानता था कि वह गलत कर रही है, और अब वह दुनिया से अपराधी की तरह छिपकर नहीं, इस तरह खुलकर जीना चाहती थी। रितिका के शब्दों ने उसके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर दिया था। उसने रितिका से आग्रह करके कॉफ़ी ऑर्डर किया और इधर उधर की बातें करने लगी। कॉफ़ी पीते हुए निवेदिता रितिका को देखकर सोच रही थी कि यदि 2 वर्ष पहले वह भी इसी तरह हिम्मत जुटाकर विवेक और मोनिका के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई होती, तो आज शायद उसकी स्थिति कुछ और ही होती। उसकी आंखों में शर्म व ग्लानि के बजाय स्वाभिमान व जीत की चमक होती। वह अपनी शादी को बचा पाती या नहीं, यह तो वक्त ही बताता, पर कम से कम मन में ये संतोष तो होता कि उसने अपने रिश्ते को बचाने का पूरी कोशिश की, और आज वह इतनी बड़ी गलती करके रितिका के सामने शर्मिंदा होने से बच जाती। काश उसका दिल व सोच का दायरा रितिका की तरफ बढ़ा होता। आज रितिका के साथ पी कॉफ़ी ने जिंदगी व रिश्तों के प्रति उसकी सोच ही बदल कर रख दी थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अथर्व को मम्मी जी के पास छोड़कर आई हूँ, उसने परेशान कर रखा होगा, कहते हुए रितिका उठ खड़ी हुई। रितिका जाने के लिए मुड़ी ही थी कि निवेदिता ने उसे रोका। रितिका दीदी। रितिका के पलटकर देखने पर उसने वह प्रश्न पूछ लिया जो उसे बेचैन कर रहा था। आपने राजीव को इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दिया? अथर्व के लिए? मैंने ऐसा कब कहा कि मैंने राजीव को माफ़ कर दिया है? पर आपने मुझे तो माफ़ कर दिया है, फिर राजीव को क्यों नहीं? तुम्हारी बात अलग है निवेदिता, तुम दोषी के साथ पीड़िता भी थी। धोखा तो तुमने भी खाया है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम मेरी कुछ नहीं लगती थी, पर राजीव तो मेरा अपना था ना। उसने जानबूझकर मुझे धोखा दिया। यदि मैंने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा होता तो वह आज भी मुझसे छिपकर तुमसे मिल रहा होता, पर अब तो वह अपना ट्रांसफ़र करा रहा है। मेरा यकीन मानिए, अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। क्या अब भी आप उसे माफ़ नहीं करेंगी? रितिका ने निवेदिता की ओर डबडबाई आंखों से देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम राजीव की पहली और आखिरी गलती हो? तुमसे पहले भी वह ऐसी गलती और पश्चाताप कर चुका है। उसने मुझसे माफ़ी केवल इसलिए मांगी है क्योंकि वो पकड़ा गया है, और रही बात ट्रांसफ़र की, तो वह भी उसका नाटक ही है। उसे सुधरना होता तो पहली बार गलती पकड़े जाने पर ही सुधर गया होता। राजीव जैसे धोखेबाज आदमी अपने मुखौटे बदल सकते हैं, फितरत नहीं। आज मैं उसे फिर माफ़ कर दूंगी तो वह एक बार फिर से यही सब करेगा और पकड़े जाने पर मुझसे माफ़ी मांग लेगा। इस तरह तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मेरा स्वाभिमान मुझे अब राजीव को माफ़ करने की इजाज़त नहीं देता है। जिस रितिका की आंखों में निवेदिता ने अब तक केवल आत्मविश्वास व हिम्मत को देखा था, उनमें इतना दर्द समाया होगा उसने ये कल्पना नहीं की थी। उसने रितिका की तकलीफ को अपने भीतर महसूस करते हुए पूछा, पर दीदी, ट्रांसफ़र? आप यहाँ अकेली अथर्व को कैसे संभालेंगी? राजीव कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो अकेला किसी और शहर में नहीं रह पाएगा। उसे यहाँ रहते हुए भी अपनी बीवी और बच्चे की ज़रूरत कहाँ थी? जहाँ जाएगा वहाँ एक और निवेदिता या मोनिका ढूंढ ही लेगा। मुझे और अथर्व को राजीव की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी अथर्व को अकेली ही पाल रही थी, आगे भी पाल लूँगी। पढ़ी लिखी हूँ, बेहतर ढंग से अपनी और अथर्व की ज़िंदगी को संवार कर उसे एक अच्छा भविष्य दे सकती हूँ। आज तक मैंने राजीव को और अपने रिश्ते को बदले में कुछ चाहे बिना अपना सब कुछ दिया है, पर अब मेरे पास उससे देने के लिए कुछ नहीं है, माफ़ी भी नहीं। कहकर रितिका तेज कदमों से चलती हुई कैफ़े से बाहर निकल गई, और पीछे रह गई निवेदिता, जो अब भी कैफ़े के दरवाजे को तो कभी टेबल पर पड़े कॉफ़ी के कप को देख रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए
मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।